नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है जनगणना। जनगणना से जो है हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग जनगणना के साथ बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे जैसे कि लिंगानुपात क्या होता है, साक्षरता दर क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति क्या है, अनुसूचित जाति क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है विस्तार से समझेंगे। और आपको पता है कि लास्ट बार जो है 2011 में जनगणना हुआ था, तो उससे संबंधित जो है बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए थे और उन्हीं आंकड़ों से जो है हर एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाता है। लेकिन सभी आंकड़े जो है इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, उनमें से कुछ ही आंकड़े जो है इम्पोर्टेंट होते हैं जिनको याद करना होता है। मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन से आंकड़े जो है इम्पोर्टेंट है, किसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और वीडियो के लास्ट में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे जो कि विभिन्न तरह के एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जनगणना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनगणना आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब एक निश्चित समय अंतराल में किसी देश में जनसंख्या की आधिकारिक गणना की जाती है तो उसी को जो है जनगणना कहा जाता है। निश्चित समय अंतराल का मतलब एक निश्चित समय में जब पूरे देश की जनसंख्या की गणना किया जाता है, वो भी आधिकारिक तौर पर, मतलब आधिकारिक लेवल पर, तो उसी को जनगणना के नाम से जाना जाता है, यानी सेंसस कहा जाता है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है भारत में, उसी को दशकीय जनगणना कहा जाता है। लास्ट बार जो है 2011 में जनगणना हुआ था और 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुआ क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो है कोरोना आ गया था, इस वजह से जनगणना नहीं हुआ। तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए कि भारत का जो संविधान है, उस संविधान में आर्टिकल 246 में जनगणना का जिक्र किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सेंसस का जिक्र है, यानी जनगणना का, तो आर्टिकल 246 में है। और जनगणना जो है यह संघ का विषय है। संघ के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो जनगणना से संबंधित जो भी कानून होगा वो कौन लाएगी? केंद्र सरकार, क्योंकि यह संघ का विषय होता है। और जनगणना का जिक्र जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है जो कि पूछा जाता है कि आर्टिकल 246 में जनगणना का जिक्र है और यह संघ का विषय है, उसके बाद यह 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। भारत में जनगणना जो है वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। ये जो है पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत होता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। भारत में दशकीय जनगणना के संचालन गृह मंत्रालय द्वारा होता है। देखिए, जो जनगणना होता है वो कौन कराता है, तो हमारा जो गृह मंत्रालय है भारत का, वह कराता है। गृह मंत्रालय में एक टीम गठित किया जाता है जो कि जनगणना कराता है। और उस टीम का उच्चतम अधिकारी कौन होता है, तो महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, यानी सेंसस कमिश्नर। तो महापंजीयन और जनगणना आयुक्त जो होते हैं, ये उस टीम का बहुत ऊंचा अधिकारी होते हैं, बहुत बड़ा लेवल के अधिकारी होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में जनगणना का जनक किसे माना जाता है, तो हेनरी वाल्टर को माना जाता है। किसको? हेनरी वाल्टर को भारत में जनगणना का जनक माना जाता है। ठीक है। तो ये सभी जो है बेसिक जानकारी है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम जनगणना के इतिहास को समझते हैं क्योंकि इससे प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि जनगणना का इतिहास क्या है। क्योंकि आज जो जनगणना होती है उसका इतिहास बहुत पहले से ही आ रहा है। जैसे कि मुगल काल में देखिए कि अबुल फजल द्वारा एक रचित ग्रंथ था जिसका नाम था आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी में जो है जनगणना का उल्लेख मिलता है जो कि मुगल काल का है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर कौटिल्य का ही एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, इसे आप जानते हैं, जो कि कौटिल्य ने लिखे थे। इसमें भी जो है जनगणना का उल्लेख मिलता है, कौटिल्य द्वारा किया गया था। फिर आधुनिक विश्व की बात करें, यानी मॉडर्न वर्ल्ड की, तो सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय जो है स्वीडन देश को जाता है। मतलब आधुनिक विश्व में सबसे पहले जनगणना किस देश में किया गया था, तो स्वीडन में किया गया था। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में पहली बार जनगणना कराई गई थी स्वीडन देश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
फिर देखिए कि विश्व में दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका द्वारा किया गया था। दशकीय जनगणना का मतलब जो प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है, उस जनगणना की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने किया था। और कब किया था? तो 1790 में। ठीक है। इंग्लैंड में 1801 में जनगणना प्रारंभ हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये प्रश्न कि इंग्लैंड में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1801 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जनगणना की शुरुआत जो है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हो गया था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही सन 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है। वही अगर आपसे पूछे कि भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, मतलब नियमित एक नियम फिक्स कर दिया गया, एक टाइम फिक्स कर दिया गया कि इतने समय पर जो है जनगणना किया जाएगा। तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किया गया था। और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही भारत में विधिवत जनगणना की शुरुआत किया गया था 1881 ईस्वी से। और उस वक्त जनगणना आयुक्त कौन थे? जबकि 1881 में जब जनगणना हुआ तो आपको ध्यान रखना है डब्ल्यू सी प्लोडन थे। डब्ल्यू सी प्लोडन के देख रेख में ही 1881 में विधिवत जनगणना की शुरुआत किया गया था। ठीक है। और उसी समय से जो है भारत में कहा गया कि प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना होगी। और 1881 से ही भारत में अब प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। तो देखिए कि सबसे पहले जो है 1881 ईस्वी में जनगणना हुआ था। फिर 10 बरस के बाद 1891 में जनगणना हुआ होगा। फिर 10 बरस के बाद 1901 में जनगणना। फिर 10 बरस बाद जाइए तो फिर 1911 में जनगणना। फिर 10 बरस बाद तो 1921 में जनगणना। फिर 10 बरस बाद 1931 में जनगणना होगा। इसी तरह करके 1941 में जनगणना। और फिर 1951 में जनगणना। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1881 से ही प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। अब देखिए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में हुई थी। ये पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में किया गया था। देखिए कैसे 1951 में, क्योंकि 1941 में जो है एक बार जनगणना किया गया होगा। और 1947 में ही आपको पता है कि हमारा देश जो है आज़ाद हो गया। और फिर अगली जनगणना 10 बरस बाद कब हुआ होगा? 1951 में। तो 1941 और 1951 के बीच 47 आएगा, तो यहीं पर हमारा देश आज़ाद हो गया। और उसी के 4 साल बाद जो है 1951 में जनगणना हुआ। तो ये स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हो गया, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। और जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हो रहा था तो उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी। इसको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। ठीक है। देखिए जब भी किसी देश में जनगणना होती है तो हो सकता है कभी जनसंख्या बढ़ती दिखती है, कभी घटती दिखती है। तो भारत में भी ऐसा होता है। तो भारत में जब 1961 से 1971 में जनगणना हुआ तो उसमें देखा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है बहुत अधिक है, यानी बहुत तेजी से बढ़ा है 1961 से 1971 के बीच। और कितना बढ़ा था? तो 24.80%। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको कि किस वर्ष में जो है जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सबसे अधिक बढ़ा? तो 1961 से 1971 के बीच। और ये कितना बढ़ा था? तो 24.80% बढ़ा था। ये पूछा गया है। 1921 में जनगणना में पहली बार जनसंख्या वृद्धि दर -0.31% यानी ऋणात्मक रही, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। देखिए जब 1921 में जनगणना हुआ तो उस समय देखा गया कि जनसंख्या बढ़ा नहीं है, जनसंख्या जो है वो घटा है। और कितना घटा है? तो माइनस में 0.31% जो है जनसंख्या घटा हुआ प्रतीत हुआ, यानी ऋणात्मक मिला जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहा। और 1961 से 1971 में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह धनात्मक रहा। और कितना परसेंट बढ़ा था? तो 24.80% बढ़ा था। ठीक है। अब आइए हम 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि यही जो है लेटेस्ट जनगणना है। क्योंकि इसके बाद जो है 2021 में होना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 2011 जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 2010 से हुई थी। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 2010 से 2011 जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है, ये 15वीं नंबर की जनगणना थी, क्योंकि आपको पता है कि 1881 में 10वीं जनगणना की शुरुआत हुई थी और इसी समय से 10-10 वर्ष पर जनगणना होने लगा। तो जब 2011 में जनगणना हुआ तो यह जो है कुल 15वीं नंबर की जनगणना थी, 2011 की जनगणना। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना जो है कौवीं नंबर की जनगणना थी, तो 15वीं नंबर की जनगणना थी। ठीक है, लेकिन वही कहे कि स्वतंत्र भारत की कौवीं नंबर की जनगणना थी, तो ध्यान रखिएगा 7वीं नंबर की जनगणना थी, क्योंकि आपको यह भी पता है कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी और 10-10 बरस करके जब 2011 में जनगणना हुआ तो ये स्वतंत्र भारत से देखा गया तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी। इसलिए भी प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौवीं नंबर की जनगणना थी, तो 7वीं नंबर की जनगणना थी। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यदि पूछे कि जनगणना 2011 का नारा क्या था, यानी आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये जनगणना का जो है आदर्श वाक्य था। ठीक है, शुभंकर की बात करें तो प्रगणक शिक्षिका था, ये 2011 का शुभंकर था। जनगणना आयुक्त कौन थे उस समय, तो सी चंद्रमौली थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना में जो है कुल 29 प्रश्न पूछा गया था। कितना प्रश्न, 29। क्योंकि जब भी जनगणना होती है तो सरकारी स्कूल के टीचर हो गए, बहुत सारे कर्मचारी हो गए, वो जो है घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, महिला कितनी है, आपके मकान का छत कैसा है, पक्का है कि कच्ची है, बहुत सारी चीजें पूछा जाता है। तो 2011 में 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सभी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आइए हम जातिगत जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कब कराया गया था, तो वो आपको ध्यान रखना है 1931 ईस्वी में। सबसे पहले जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में भारत में कराया गया था। स्वतंत्रता के बाद जातिगत जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 29 जून 2011 को। ध्यान रखना है, ये स्वतंत्रता के बाद हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि 2011 में जो है नॉर्मल जनगणना किया गया था और उसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से सामान्य जनगणना की शुरुआत हुआ था। उसी वक्त जो है 29 जून 2011 को त्रिपुरा के संखोली नामक गांव से जो है जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी और वह जो है सितंबर 2011 तक चला। मतलब 29 जून में 2011 में शुरू हुआ और सितंबर 2011 में ही जातिगत जनगणना खत्म हो गया। यानी लगभग 3 महीना तक जो है जातिगत जनगणना किया गया और 2011 में ही जो है सामान्य जनगणना भी हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा। जो सामान्य जनगणना होती है वो जनगणना आयुक्त द्वारा संपन्न होती है, ये आपको पता है। लेकिन जो जातिगत जनगणना होती है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जातिगत जनगणना किनके द्वारा होता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और योजना आयोग द्वारा, जो कि वर्तमान में जो है नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था। तो इन्हीं के द्वारा जो है जातिगत जनगणना संपन्न कराई जाती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अब ये हम 2011 में जो जनगणना हुआ था और उसमें जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, उन सभी आंकड़ों के बारे में हम लोग समझते हैं कि उनसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। देखिए, जब भी जनगणना होती है तो उस वक्त जो है देश का संपूर्ण क्षेत्रफल भी जारी किया जाता है कि देश का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, सभी राज्यों का क्षेत्रफल कितना है, इन तरह की जो है तमाम आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो उसको हम समझते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश का क्षेत्रफल। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो है कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत चीन के अवैध कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र जो है शामिल है। यानी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,469 वर्ग किलोमीटर, उसमें जो है चीन द्वारा जो कब्जा किया गया है 37,555 वर्ग किलोमीटर वो भी शामिल है। पाकिस्तान द्वारा जो कब्जा किया गया है 78,114 वो भी शामिल है।
और पाकिस्तान जो है कब्जा करके चीन को जो दे दिया है 5180 वर्ग किलोमीटर, वो भी शामिल है। यानी सब मिलाकर जो है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वह है गोवा है। गोवा का जो है सबसे कम क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है सिक्किम आता है और तीसरे नंबर पर त्रिपुरा आता है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है, उसके बाद सिक्किम का और सबसे लास्ट है त्रिपुरा का। ठीक है। वही अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। कितना है, तो 8,249 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संघीय क्षेत्र कौन है, तो वह है लक्षद्वीप, मात्र इसका 30 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का और सबसे कम क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए भारत के 5 सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है भारत में। कितना है, तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक आपको ध्यान रखना है राजस्थान, कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। ठीक है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो इसको ध्यान रखिएगा 121,5,69,573 है। इसी को जो है 121 करोड़ कहा जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या है। और इसमें पुरुषों की कुल जनसंख्या कितना है, तो 62,31,21,843 है। इसी को लगभग 62 करोड़ माना जाता है। वही महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 58,74,47,730 है। इसको लगभग हम लोग 58 करोड़ कहते हैं। आपको एक नोट पॉइंट ध्यान में रखना है कि भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो 51.47% है। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो 51.47% है। इसको ध्यान रखिएगा। जबकि महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो 48.53% है। ठीक है। महिला जो है संख्या में 58 करोड़ है लेकिन परसेंटेज में 48.53%। पुरुष संख्या में 62 करोड़ है लेकिन परसेंटेज में 51.47%। इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वही भारत की कुल जनसंख्या में देखा गया है कि 0 से 6 वर्ष के जो लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है, तो 13.59% है। मतलब जो बच्चे हैं जो 6 वर्ष से कम के हैं उनका परसेंटेज है 13.59%। और जो 6 वर्ष से ऊपर के हैं 7, 8, 20, 50 उनका प्रतिशत जो है 86.41% है। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। वही बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है भारत में, तो 83.35 करोड़ है, यानी लगभग 83 करोड़ है। और वही शहरी जनसंख्या कितना है भारत में, तो 37.17 करोड़ है, यानी लगभग 37 करोड़ है। तो जितना भी हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं इन सभी को ध्यान में रखिएगा, इसी से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है और कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए सर्वाधिक राज्य में सबसे 1 नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। कितना जनसंख्या है, तो 19,98,12,341। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है जो कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। अगर इसके भारत के कुल जनसंख्या में परसेंटेज की बात करें तो कितना है, तो 16.50%। और आपको यही याद रखना है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो है कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.50% है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर होता है बिहार और सबसे लास्ट में है पश्चिम बंगाल। देखिए अगर आप पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें जो है 4 वो ऑप्शन दे देता है और उसको कहता है कि आरोही क्रम में सजाइए या बढ़ते क्रम घटते क्रम, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि
भारत का कौन सा राज्य जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 16.50% है। तो परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वही बात करें कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है? तो वह है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम है जहाँ पर जो है 6,10,577 जनसंख्या है। पूरे भारत की जनसंख्या में इसके परसेंटेज की बात करें तो 0.05% है। यही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, परसेंटेज जो है पूछा जाता है। तो सिक्किम की जो जनसंख्या है वो पूरे भारत की जनसंख्या का 0.05% है, ठीक है। सबसे कम में दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आता है गोवा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है। तो देखिए सर्वाधिक में सबसे पहले देखते हैं, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है। कितना जनसंख्या है? तो 1,67,87,941, ये दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन है 2011 जनगणना के अनुसार। और पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है जो दिल्ली की जनसंख्या है? तो 1.39% है। तो आपको परसेंटेज ध्यान में रखना है क्योंकि परसेंटेज पूछा जाएगा, यह आंकड़ा जो है नहीं पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 1.39% है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली है, ठीक है। दूसरे नंबर पर पुदुचेरी आता है, तीसरे चंडीगढ़ और चौथा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे कम जनसंख्या है। महज वहां पर 64,473 ही जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन लक्षद्वीप का। और पूरे भारत की जनसंख्या के कितना प्रतिशत ये जनसंख्या हो जाएगा? तो 0.01%। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप में कितना प्रतिशत जनसंख्या है? तो 0.01% है पूरे भारत की जनसंख्या का। या फिर ऐसे भी पूछेगा कि भारत का कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या है? तो लक्षद्वीप है 0.01%, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा दमन और दीव जहाँ पर 0.02% जनसंख्या है। और तीसरे नंबर पर आएगा दादर और नागर हवेली जहाँ पर 0.3% जनसंख्या है, ठीक है। 3 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो 2001 और 2011 के दशक में दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7% है। मतलब 2001 से लेकर 2011 के बीच कुल 10 साल हुआ। 10 साल में देखा गया कि कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुआ और फिर 2011 के पहले हुआ था 2001 में जनगणना, ठीक है। तो 2001 से और 2011 के बीच देखा गया कि दशकीय वृद्धि दर कितना हुआ है, मतलब 10 साल के अंदर जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ है। तो उसको ध्यान रखिएगा, 17.7% की वृद्धि हुआ है 2001 से लेकर 2011 के बीच में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर 12.3% रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए कि 2001 से लेकर 2011 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो 12.3% है। वही शहरी क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 31.8% है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% की वृद्धि हुआ है 10 साल के अंदर जनसंख्या में, और शहरी क्षेत्रों में 31.8% के दर से वृद्धि हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ पर हुआ है, तो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिला है 31.8%, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसके आधा हुआ है 12.3% वृद्धि हुआ है। अगर टोटल वृद्धि की बात करें कि 2001 से लेकर 2011 के बीच कितना वृद्धि था, तो 17.7% वृद्धि था। तो ये तीनों आंकड़ों आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब आइए हम 10 के वृद्धि दर को एक ग्राफ से समझते हैं, इससे आपको जो है टोटली क्लियर हो जाएगा। देखिए 10 के वृद्धि दर का मतलब होता है कि 10 सालों के अंदर जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है, उसी को जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर कहा जाता है। और आपको ये भी पता है कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो 1951 से लेकर 1961 के बीच हुआ था। यानी 1951 में हुआ था स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना। तो उस समय देखा गया कि भारत में 10 सालों के अंदर कितनी जनसंख्या बढ़ा है, तो 21.6% जनसंख्या बढ़ा था।
जब 1961 से 1971 में जब जनगणना हुआ तो उस समय देखा गया कि 24.8% जनसंख्या बढ़ा है 10 सालों के अंदर। फिर 1971 से 1981 के बीच देखा गया तो 24.7% जनसंख्या बढ़ा था। फिर 1981 से 1991 के बीच जनगणना हुआ तो उसमें दर्ज किया गया कि 23.9% जनसंख्या बढ़ा है। फिर 1991 से 2001 के बीच देखा गया तो 21.5% जनसंख्या बढ़ा था 10 सालों के अंदर। फिर 2001 से लेकर 2011 के बीच जो जनगणना हुआ लास्ट बार तो उसमें देखा गया कि 17.7% जनसंख्या बढ़ा है। तो यहाँ पर आपको दो नोट पॉइंट ध्यान में रखना है कि 1961 से लेकर 1971 के बीच देखिएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुआ है 10 साल के अंदर। कितना हुआ है तो 24.8%। और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे प्रश्न जो है पूछा जाएगा या फिर पूछा भी गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक कब दर्ज किया गया तो 1961 से 1971 के जनगणना के बीच 24.8%। ठीक है। और सबसे कम दर्ज कब किया गया तो 2001 से लेकर 2011 के बीच जो जनगणना हुआ था, यानी जो 2011 में जनगणना हुआ था तो उसमें देखा गया कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम है 10 सालों के अंदर। कितना है तो 17.7% है। और ये दोनों जो है आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया 1961 से 1971 के बीच में 24.8%। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया 2011 की जनगणना में। कितना तो 17.7%। ठीक है। अब आइए हम जनसंख्या घनत्व को समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है और 2011 में इससे संबंधित जितने भी आंकड़े दिए गए थे कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है, किस राज्य में कम है, उन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जनसंख्या घनत्व क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी पॉइंट को एक बिंदु मान लीजिए और उस बिंदु से आप 1 किलोमीटर ऊपर जाइए, 1 किलोमीटर उस बिंदु से नीचे आइए, फिर उसी बिंदु से 1 किलोमीटर दाएं जाइए और उसी बिंदु से 1 किलोमीटर बाएं जाइए, तो ये जो पूरा एरिया होगा इसी को कहा जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि दाएं बाएं ऊपर नीचा जो है 1 किलोमीटर आगे पीछे गए हैं, तो ये पूरा जो एरिया है इसी को हम कहेंगे 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जितने लोग निवास करेंगे उन्हीं को कहा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र का उतना है। मान लेते हैं कि इस क्षेत्र में जो है 500 लोग निवास कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस क्षेत्र का जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 है। या फिर मान लेते हैं कि 1200 लोग इसमें निवास कर रहे हैं इस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, तो हम कहेंगे कि इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1200 है। ठीक है। तो इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखिए 2011 में जनगणना हुआ तो उसमें बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए। इसमें कहा गया कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो जन घनत्व है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब भारत में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है 382 लोग निवास करते हैं। कितना लोग निवास करते हैं 382 लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 लोग निवास करते हैं भारत में। ठीक है। 2001 की तुलना में इसमें 57 की वृद्धि हुई है। मतलब देखिए 2001 में भी जनगणना हुआ था तो 2001 में जनसंख्या घनत्व भारत का था 382 में से आप जो है 57 को घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 2, यानी 225। 2001 में जनसंख्या घनत्व कितना था 225 और वही 2011 में जो है इसमें 57 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 57 और ये हो गया 382। यानी 2001 में जनसंख्या घनत्व भारत का 225 था और 2011 में जब जनगणना हुआ तो उस समय देखा गया कि जनसंख्या घनत्व 382 है। यानी कुछ जनसंख्या बढ़ा था, इस वजह से जनसंख्या घनत्व भी बढ़ गया। ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि 2001 की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितना वृद्धि हुआ है तो 57 वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है 57। ठीक है। तो अब आइए हम समझते हैं कि किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए इधर दिया है सर्वाधिक, मतलब ये सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और इधर दिया है न्यूनतम, मतलब इन सभी राज्यों में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए सर्वाधिक में देखते हैं
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो अपना राज्य बिहार में है। कितना है? 1106 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है बिहार राज्य। यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1106 लोग निवास करते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व इसका क्या है? सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल, जहां पर 1028 जनसंख्या घनत्व है। तीसरे नंबर पर आएगा केरल, जहां पर 860 है। और चौथे नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर 828 है। तो ये आपको सभी याद नहीं रखना है, महज आपको दो ही याद रखना है, एक राज्य बिहार और दूसरा पश्चिम बंगाल। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में है। न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है? तो 17 है। यानी अरुणाचल प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में महज 17 लोग ही निवास करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है। दूसरे नंबर पर आएगा मिजोरम, जहां पर 52 जनसंख्या घनत्व है। तीसरे नंबर पर सिक्किम आएगा, जहां पर 86 है। और चौथे नंबर पर आएगा नागालैंड, जहां पर 119 है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना है। सर्वाधिक में 1 नंबर में आएगा बिहार, दूसरे नंबर पर आएगा पश्चिम बंगाल, और न्यूनतम में यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर 17 है। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप जो है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखिए, दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 11,320 है। यानी दिल्ली के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 11,320 लोग निवास करते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पर सभी राज्यों से लोग जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर निवास भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए वहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 11,320 है, जो कि अन्य राज्यों से भी अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वह है दिल्ली। ठीक है, बाकी के जो है आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में आ जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। कितना है? तो 46 है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है यानी सबसे कम है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितना है? 46 है। ठीक है, एक नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के आधार पर 17.5% 10 की वृद्धि के साथ 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि 2001 में जो जनगणना हुआ था तो उसमें जो है जनसंख्या घनत्व तो पूरे भारत का कितना था? तो 225 था। ठीक है, ये आपको पता है। 2011 में जब जनगणना हुआ तो जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 था। तो मतलब कितना का वृद्धि हुआ था? तो हमने बताया आपको कि 57 का वृद्धि हुआ था। तो संख्या में तो 57 का वृद्धि हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना हो गया? तो 17.5%। ठीक है, तो आपको संख्या भी ध्यान में रखना है और परसेंटेज भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपको जो है पूरे भारत में 2 जिला याद रखना है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये पूछा जाएगा। सबसे पहला जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली। दिल्ली का ही भाग है, उत्तर पूर्वी भाग में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? तो 37,346 है। मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 37,346 लोग रहते हैं। तो ये भारत का सबसे वैसा जिला है जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आता है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है 26,903 है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। तो ये दोनों आपको ये जिले याद रखना है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग लिंगानुपात को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लिंगानुपात होता क्या है। मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में देखा जाएगा कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, और जितनी महिलाएं होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। मान लीजिए कि इस क्षेत्र में जो है 1000 पुरुष पर 800 महिलाएं हैं। कितनी महिला है? 800। तो कहा जाएगा इस क्षेत्र का लिंगानुपात जो है 800 है। मान लीजिए दूसरा कोई क्षेत्र है, तो इसमें देखेंगे कि 1000 पुरुष पर इसमें जो है कितनी महिलाएं हैं। मान लीजिए कि पता चला कि 1100 महिलाएं हैं इस क्षेत्र में 1000 पुरुष पर।
यानी 100 जो है ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इस क्षेत्र में लिंगानुपात जो है 1100 है। मतलब 1000 पुरुष पर जितनी महिला की संख्या होती है वही उस क्षेत्र का लिंगानुपात होता है। ठीक है, तो भारत में भी लिंगानुपात से संबंधित बहुत सारे आंकड़े जारी किए जाते हैं, राज्यों से भी संबंधित, केंद्र शासित प्रदेशों से भी संबंधित। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात जो है 2001 की तुलना में 10 अंक बढ़कर 943 हो गया। मैंने आपको बताया कि 2011 में जनगणना हुआ था, तो उस समय देखा गया कि भारत का जो लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, और ये जो है 10 अंक बढ़कर हुआ था, यानी 2001 में जो है 933 था। 2001 में जब जनगणना हुआ तो उस समय भारत का लिंगानुपात कितना था, तो 933 था। ठीक है, जब 2011 में जनगणना हुआ तो उस समय भारत का लिंगानुपात कितना देखा गया, तो 943 देखा गया। ठीक है, कितना अंक बढ़ा है, 10 अंक बढ़ा है। यही कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2011 में 10 अंक बढ़कर भारत का जो लिंगानुपात है 943 हो गया। मतलब भारत में औसतन देखा गया है कि 1000 पुरुष पर महज 943 ही महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये 10 अंक जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कितना बढ़ा है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, वही देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है 949 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है 929 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 पुरुष पर 949 महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्रों में 1000 पुरुष पर 929 महिलाएं हैं। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। तो अब आइए हम समझते हैं कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है और किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए, भारत का जो केरल राज्य है वहां पर लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य है जहां पर लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वह केरल राज्य है। कितना लिंगानुपात है, तो 1084 है। मतलब केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं, यानी 84 महिलाएं जो है वहां पर अधिक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केरल में जो है पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, तो वह जो है पैकेज के चक्कर में विदेशों में भाग जाते हैं और वहीं पर जाकर बस जाते हैं, जिस वजह से महिलाओं की संख्या जो है केरल में अधिक हो गई है। यानी 1000 पुरुष पर 84 महिलाएं अधिक है, तो यहाँ पर जो है शादी विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो केरल जो है लिंगानुपात वाला सबसे अधिक केरल राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, जहाँ पर 996 है लिंगानुपात। तीसरे नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 993 लिंगानुपात है, और चौथे नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़, जहाँ पर 991 है। ये आपको चारों ध्यान में रखना है, क्योंकि एक बार बीपीएससी में पूछा गया ये प्रश्न कि इसको जो है बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, तो ये चारों याद रखना है। न्यूनतम में बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा का है। यहाँ पर जो है महज 879 लिंगानुपात है। देखिएगा, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर महज जो है 879 ही महिलाएं हैं यहाँ पर। यानी हरियाणा में शादी विवाह करने में दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत कम महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, इसको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आएगा जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर सिक्किम और चौथे नंबर पर आएगा पंजाब, जहाँ पर 895 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, 1084 है, ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। और भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह हरियाणा है, जहाँ पर 879 लिंगानुपात है। ठीक है, देखिए, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो पुदुचेरी जो है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना है, 1037 है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वह है पुदुचेरी। और कितना लिंगानुपात है, तो 1037 है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप, तीसरे नंबर पर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथे नंबर पर आएगा दिल्ली, जहाँ पर 868 जो है लिंगानुपात है। तो इसको ध्यान रखना है आपको। वही न्यूनतम में बात करें तो दमन और दीव हो जाएगा, जहाँ के लिंगानुपात जो है 618 है। मतलब दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर महज जो है 618 ही महिलाएं हैं, यानी देखिए कि बहुत कम हो गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है, तो दमन और दीव है। दूसरे नंबर पर आता है दादर और नागर हवेली, और तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़।
तो आपको यहाँ पर 2 याद रखना है। एक तो पुदुचेरी जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, 1037 लिंगानुपात है। और न्यूनतम याद रखना है दमन और दीव जहाँ पर 618 लिंगानुपात है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिशु किसको कहा जाएगा? जिन बच्चों की उम्र जो है 0 से 6 वर्ष के बीच होती है उनको शिशु कहा जाता है। अब देखिए, जो जिनका उम्र 0 से 6 वर्ष की होती है तो उसमें जो है मेल भी होते हैं यानी बच्चा होते हैं, और कुछ बच्चियाँ होती है। बच्चियाँ का मतलब मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो देखिए, किसी क्षेत्र में मान लीजिए कि 1000 बच्चों पर जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच है, 1000 बच्चों पर जितनी जो है बच्चियाँ होगी उसी को जो है कहा जाएगा कि वो उतना शिशु लिंगानुपात है उस क्षेत्र का। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 1000 बच्चे हैं जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच है, और उस क्षेत्र में जो है 972 बच्चियाँ है, तो हम कहेंगे उस क्षेत्र का जो शिशु लिंगानुपात है वो 972 है। सेम उसी तरह है जैसे हम लोग लिंगानुपात देख रहे थे। ठीक है। अब हम देखते हैं 4 राज्यों को जहाँ पर शिशु लिंगानुपात अधिक है, और 4 राज्य वैसे देखेंगे जहाँ पर शिशु लिंगानुपात कम है। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है। कितना है? 972। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पर शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कितना शिशु लिंगानुपात है? 972। मतलब अरुणाचल प्रदेश में 1000 बच्चों पर 972 ही बचिया है। ठीक है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मेघालय जहाँ पर 970 शिशु लिंगानुपात है। तीसरे नंबर पर आएगा मिजोरम, चौथे नंबर पर आएगा छत्तीसगढ़। आपको एक ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो वह राज्य हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में जो है शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, 834 है। देखिए, जब शिशु लिंगानुपात ही कम हो जाएगा तो हम लोग राज्य में भी पढ़े थे लिंगानुपात कि हरियाणा में जो है लिंगानुपात तो सबसे कम है। तो जब शिशु लिंगानुपात ही कम होगा तो लिंगानुपात ऐसे ही कम हो जाएगा, तो हरियाणा ही दोनों में आ जाएगा। शिशु लिंगानुपात में सबसे कम हरियाणा, और ऐसे भी लिंगानुपात पूछे तो सबसे कम कौन हो जाता है? हरियाणा हो जाता है। दूसरे नंबर पर आएगा पंजाब, तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, और चौथे नंबर पर आएगा राजस्थान जहाँ पर शिशु लिंगानुपात जो है सबसे कम है। यहाँ पर आपको 2 याद रखना है। पहला तो अरुणाचल प्रदेश वैसा राज्य है जहाँ पर शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, 972 है। और न्यूनतम में बात करें तो हरियाणा है जहाँ पर शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, 834 है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि शिशु लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेशों का क्या स्थान है। देखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? 968 है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पूछेगा कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके पहले हम लोग राज्यों को देखे थे, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पर पुदुचेरी है जहां पर 967 शिशु लिंगानुपात है। तीसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर और नागर हवेली है जहां पर 926 है। और चौथे नंबर पर लक्षद्वीप है जहां पर 911 है। ठीक है। न्यूनतम में बात करें तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर जो है शिशु लिंगानुपात बहुत कम है। कितना है? तो 871 है। दूसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर आता है दमन और दीव। यहाँ पर भी आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। पूछेगा कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पर 968 है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वह दिल्ली है जहाँ पर जो है 871 लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात। ठीक है। अब आइए हम साक्षरता दर को समझते हैं। साक्षरता दर जो है इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि साक्षरता होता क्या है। देखिए, किसी भी देश में महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर उसका उम्र 7 वर्ष है या फिर 7 वर्ष से अधिक है और वह जो है लिखना जानता हो, महिला हो या फिर पुरुष, और पढ़ना जानता हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह साक्षर है। मान लीजिए कोई पुरुष है या फिर महिला है, उसको लिखना नहीं आ रहा है लेकिन उसको जो है पढ़ना आ जाता है, तो क्या उसको साक्षर कहेंगे? नहीं कहेंगे। या फिर कोई महिला या फिर पुरुष है, वह लिख तो सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है, तो भी उसको साक्षर नहीं कहेंगे।
यानी उसको दोनों आना चाहिए, लिखना और पढ़ना दोनों, कुछ भी लिख ले कुछ भी पढ़ ले तब उसको साक्षर कहा जाएगा। उम्र कितना है, तो 7 वर्ष होना चाहिए या फिर 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ध्यान रहे 7 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष हो या फिर 7 वर्ष से अधिक हो, लिखना पढ़ना दोनों जानता हो तब उसको हम लोग साक्षर कहेंगे, अन्यथा उसको साक्षर नहीं कहेंगे। उसी को साक्षरता दर कहा जाता है। अब देखिए साक्षरता दर से संबंधित जो है बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए 2011 में, आइए उसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 की तुलना में 2011 में देश में 7 वर्ष या फिर अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरों की कुल संख्या जो है 20.38 करोड़ की वृद्धि के साथ 76.35 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई। मतलब कह रहा है कि जो 2011 में जनगणना हुआ उस जनगणना में देखा गया कि भारत की जो है कुल साक्षरता दर कितना है, मतलब साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितना है, तो 76.35 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2001 में देखा गया कि 2001 की तुलना में जो है 20.38 करोड़ की वृद्धि हुई है। यानी अगर हम देखें तो 2001 में भारत में साक्षर व्यक्तियों की संख्या जो थी वह 56 करोड़ थी। कितना करोड़ थी, लगभग 56 करोड़। 2011 में जब जनगणना हुआ तो 20 करोड़ बढ़ गया, तो 56 और 20 कितना हो जाएगा, 76 करोड़। यानी 2011 के आंकड़ा के अनुसार भारत में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 76.35 करोड़ है। तो आपको ये जो बढ़ोतरी हुआ है ये आपको ध्यान रखना है कि 2001 की तुलना में 2011 में साक्षर व्यक्तियों की संख्या भारत में कितना बढ़ा है, तो 20.38 करोड़ बढ़ा है। ठीक है। 2011 में देश में साक्षर पुरुषों की संख्या जो है 43.47 करोड़ था। मतलब पुरुष की साक्षरतों की संख्या कितना है, तो 43.47 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार। और महिला साक्षरता की संख्या कितना है, तो 32.88 करोड़ है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पुरुष लगभग 43 करोड़ जो है साक्षर है और महिला लगभग 32 करोड़ साक्षर है। ठीक है। अब आइए हम पढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है और किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए केरल जो राज्य है वहाँ पर साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो है केरल में लिंगानुपात अधिक है, 1084 है, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं। तो जब पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर साक्षरता दर भी क्या होगा, अधिक होगा। तो केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 94% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। या तो आंकड़ा से आपसे प्रश्न पूछ सकता है या फिर ऐसे कहेगा कि बताइए कौन सा राज्य है भारत में जहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह केरल राज्य है। दूसरा भी आपको ध्यान रखना है मिजोरम। मिजोरम में भी साक्षरता दर जो है 91.3% है, ये दूसरे नंबर पर आता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये केरल और मिजोरम दोनों आपको याद रहना चाहिए कि पहले नंबर पर आता है केरल, दूसरे नंबर पर आएगा मिजोरम, उसके बाद गोवा है, उसके बाद जो है त्रिपुरा है। ठीक है। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर जो है सबसे कम है, 61.8% है। मतलब यहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और वैसे लोग हैं जो ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। तो वैसे लोगों की संख्या जो है कितना है, 61.8% है। लगभग 39% लोग ही यहाँ पर पढ़े लिखे हैं जो कि पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। बाकी 61% लोग ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं बिहार में। इसलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है बिहार राज्य। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 65.4% जो है साक्षरता दर है। तीसरे पर राजस्थान, चौथे पर झारखंड आता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक तो केरल जो कि सर्वाधिक साक्षरता दर है, दूसरे में मिजोरम, और तीसरा जो है सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है बिहार हो जाएगा, जहां पर 61.8% साक्षरता दर है। ठीक है। अब आइए हम केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जहां पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आपको कहना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है।
तो लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, 91.8% है। कितना है? 91.8%। मतलब यहाँ पर लगभग अधिकांश 90% से अधिक लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, यानी पढ़ लिख दोनों सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है दमन और दीव, जहाँ पर 87.1% जो है साक्षरता दर है। तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है और चौथे नंबर पर आता है दिल्ली। दिल्ली का भी आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली में साक्षरता दर जो है वह 86.2% है। राजधानी होने के बावजूद भी यह जो है लक्षद्वीप से पीछा है। यहाँ पर साक्षरता दर 86.2% है। ठीक है। न्यूनतम में बात करें कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है, तो वह है दादर और नागर हवेली, जहाँ पर 76.2% जो है लोग साक्षर हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, न्यूनतम में दादर और नागर हवेली होगा। दूसरे नंबर पर पुदुचेरी आएगा और तीसरे नंबर पर आएगा चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो है आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो लक्षद्वीप, जहाँ पर वैसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है, और कितना है, तो 91.8% है। और एक दिल्ली ध्यान रखिएगा कि दिल्ली क्योंकि भारत की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो यहाँ पर जो है साक्षरता दर 86.2% है। इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है दादर और नागर हवेली है, जहाँ पर साक्षरता दर 76.2% है। इन तीनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि पूरे भारत में किन किन राज्यों में पुरुष साक्षरता दर अधिक है और पुरुष साक्षरता दर कम है। मतलब किन राज्यों में पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पर पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिक। तो देखिए केरल ही आता है 1 नंबर पर। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर अधिक है, मतलब केवल पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैंने पहले ही से आपको बताते आ रहा हूँ। यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, 96.1% है। यानी यहाँ के पुरुष जो है बहुत अधिक पढ़े लिखे हैं। तो केरल आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है 93.3% है। उसके बाद आता है गोवा, जहाँ पर 92.2% है पुरुष साक्षरता दर। और उसके बाद आता है त्रिपुरा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, 96.1% है। ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो बिहार आएगा 1 नंबर पर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, 71.2% है, जो कि केरल से कम हो गया। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। यानी यहाँ के पुरुष जो है उतना पढ़े लिखे नहीं है। उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 72.2% जो है पुरुष साक्षरता दर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और सबसे लास्ट है मेघालय। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि ये केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, 96.1% है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, 71.2% है। ठीक है। देखिए लक्षद्वीप जो है ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह जो है लक्षद्वीप है। क्योंकि हम लोग राज्य देख लिए हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह लक्षद्वीप है। कितना परसेंटेज है, तो 95.6% है। ये आपको ध्यान रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, तो दादर और नागर हवेली है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है 85.2% है। ठीक है। तो सबसे अधिक में केंद्र शासित प्रदेश कौन आएगा, लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, 95.6%। और सबसे कम में दादर एवं नागर हवेली आएगा। यानी दादर एवं नागर हवेली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, 85.2%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये हम देखते हैं कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर अधिक है और किस राज्य में महिला साक्षरता दर कम है। तो सबसे पहले हम सर्वाधिक देखते हैं। तो देखिए केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिला साक्षरता दर भी सबसे अधिक है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिला साक्षरता दर भी सबसे कम है। मतलब केरल और बिहार दोनों में पहले से ही टक्कर होते आ रहा है। हम लोग शुरू में पढ़े
कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर अधिक है, तो केरल, और सबसे कम बिहार में। फिर हम लोग पढ़े कि कहाँ पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो केरल, और सबसे कम तो बिहार में। फिर हम लोग देख रहे हैं कि किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वह केरल ही हो जाएगा। और किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो वह बिहार ही हो जाएगा। तो इसको याद रखना तो बहुत आसान है। केरल में देखिए कि 92.1% महिलाएं जो है साक्षर हैं। वही बिहार में देखिए कि 51.5% महिलाएं जो हैं केवल साक्षर हैं, तो बहुत कम है। तो इनको याद रखना जो है आसान है, और इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम। मिजोरम में जो है 89.3% महिलाएं जो है साक्षर है। उसके बाद गोवा आएगा, उसके बाद जो है त्रिपुरा आएगा। सबसे कम में यानी न्यूनतम में जो है दूसरे नंबर पर राजस्थान आएगा। यहाँ की महिलाएं जो है 52.1% महिलाएं ही साक्षर हैं। उसके बाद झारखंड, और उसके बाद आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर महिला साक्षरता दर अधिक है, तो आपको ध्यान रखना है वह जो है लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। या फिर वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो वह दादर और नागर हवेली है, जहां पर 64.3% जो है महिला साक्षरता दर है। और लक्षद्वीप में 87.9% जो है महिला साक्षरता दर है। याद करिए कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हम लोग लक्षद्वीप ही पढ़े थे। और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम किस में था, तो दादर और नागर हवेली में था। तो ठीक उसी प्रकार जो है महिला साक्षरता दर भी इसी दोनों में है। सबसे अधिक लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर भी अधिक है, और पुरुष साक्षरता दर भी अधिक है। और दूसरे जो है दादर और नागर हवेली में महिला साक्षरता दर भी सबसे कम है, और पुरुष साक्षरता दर भी सबसे कम है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम अनुसूचित जातियों को समझते हैं, जिसको जो है शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। शॉर्ट में इसी को एसएससी के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित 2011 में बहुत सारे आंकड़े पेश किए गए, आइए उनको समझते हैं। और जो है इम्पोर्टेंट है, इसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की व्यक्तियों की कुल संख्या जो है 20.14 करोड़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें देखा गया कि अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है देश के अंदर, तो लगभग 20 करोड़ है। एक्यूरेट डाटा आपको ध्यान रखना है, 20.14 करोड़, ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि, मतलब 10 साल में वृद्धि दर जो है 20.8% रही। यह भी इंपॉर्टेंट है। 2001 से लेकर 2011 तक देखा गया कि अनुसूचित जातियों की संख्या में जो है वो 20.8% की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है? 10 सालों में 20.8% की वृद्धि दर्ज किया गया है 2011 के जनगणना में, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है 2001 के 16.2% की तुलना में बढ़कर 2011 के 16.6% हो गया। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। कौन सा? देखिए, 2001 में जब जनगणना हुआ तो देखा गया कि देश में जितनी जनसंख्या है उसका जो है 16.2% जो है अनुसूचित जाति है, यानी एससी है। जब 2011 में जनगणना हुआ तो देखा गया कि देश की कुल जनसंख्या का जो है 16.6% अनुसूचित जाति हो गए हैं। यानी लगभग देखा जाए कि बढ़ोतरी कितना हुआ है 10 सालों में, तो हम कह सकते हैं कि 0.4% की वृद्धि हुआ है। 2001 में था 16.2%, और 2011 में कितना हो गया? 16.6%, यानी 0.4% की वृद्धि हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कहेगा प्रश्न कि अनुसूचित जातियों की संख्या में 2001 के मुकाबले 2011 में कितना परसेंट का वृद्धि देखा गया है, तो 0.4% का वृद्धि देखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 2011 में अनुसूचित जातियों का जो है लिंगानुपात की बात करें तो 945 के स्तर पर है। मतलब 1000 अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उन पर जो है 945 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 945। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे बात जो है आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं।
अब आइए हम समझते हैं कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है और किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है। तो देखिए, भारत का जो राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या जो है सबसे अधिक है। कितना है? तो 4.14 करोड़ है। लगभग 4 करोड़ जो है जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल है, जहां पर 2.15 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। वही बिहार में जो है तीसरे नंबर पर आता है, यहाँ पर जो है 1.66 करोड़ जो है अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। और चौथे नंबर पर आएगा तमिलनाडु। न्यूनतम की बात करें तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, महज 1218 हैं। इसलिए ये आंकड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है कि वैसा कौन सा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या जो है सबसे कम है। तो वह राज्य जो है मिजोरम राज्य है, जहां पर महज 1218 2011 के जनगणना के अनुसार महज 1218 ही अनुसूचित जाति के लोग हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा मेघालय, तीसरे नंबर पर गोवा और चौथे नंबर पर सिक्किम आएगा। ठीक है। तो आपको उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है, उसके बाद जो है आपको मिजोरम ध्यान रखना है। ठीक है। देखिए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में वैसा कौन सा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा वह राज्य जो है पंजाब है। याद करिए, इसके पहले हम लोग पढ़े कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या अधिक थी, जनसंख्या अधिक थी। लेकिन वैसा कौन सा राज्य जहां पर प्रतिशत अधिक है अनुसूचित जाति की, तो वह पंजाब है। कितना प्रतिशत है? तो 31.9%। ठीक है। तो प्रतिशत में पंजाब एक नंबर पर आएगा और जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जो है उत्तर प्रदेश एक नंबर पर आएगा। वही देखिए कि न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य जो है मिजोरम है। यानी मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है सबसे कम है। कितना प्रतिशत है? तो 0.1% है। याद करिए, मिजोरम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि मिजोरम में अनुसूचित जाति की संख्या जो है सबसे कम है और उसका प्रतिशत भी सबसे कम है मिजोरम में ही। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। देश के संघीय क्षेत्रों में, संघीय क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, देश के संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या दिल्ली में है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या अधिक है, तो वह दिल्ली है। यहाँ पर लगभग 28 लाख जो है अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं दिल्ली में। ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता चंडीगढ़ में है। जनसंख्या में तो दिल्ली हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन अगर प्रतिशतता में सबसे अधिक तो चंडीगढ़ हो जाएगा। यहाँ पर लगभग 18.9% जो है अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आइए हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में समझते हैं, जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। शॉर्ट में इसी को एसटी के नाम से जाना जाता है। देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों की व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है। यानी जो 2011 में जनगणना हुआ तो उसमें देखा गया कि देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, तो 10.43 करोड़ है। यही आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है, वर्तमान में इससे पूछा जाएगा। ठीक है। 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर 23.7% रही। देखिए, 2001 में जनगणना हुआ, फिर 2011 में जनगणना हुआ, 10 वर्ष बाद। इन 10 वर्षों में देखा गया कि देश में अनुसूचित जनजाति कितना बढ़े हैं, तो 23.7% की वृद्धि हुई है उनकी जनसंख्या में। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा। देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2001 के 8.2% की तुलना में बढ़कर 2011 के 8.6% हो गया। मतलब देखिए, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। क्या है कि 2001 में जब जनगणना हुआ तो देखा गया कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या के कितना परसेंट है, तो 8.2% है। फिर जब 2011 में जनगणना हुआ तब देखा गया कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में कितना है कुल जनसंख्या का, तो 8.6% हो गया है। यानी कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो कितना परसेंट बढ़ा है 10 सालों में, तो देखिए 8.2 से हुआ है 8.6, यानी 0.4% बढ़ा है। सेम देखिए कि जो अनुसूचित जाति का परसेंटेज बढ़ा था 10 सालों में,
उतना ही जो है अनुसूचित जनजातियों का भी परसेंटेज बढ़ा है 0.4%। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2011 में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है 990 है। कितना है? 990। यानी प्रति 1000 अनुसूचित जनजाति पुरुष पर 990 महिलाएं हैं। ये होता है लिंगानुपात। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है और किस राज्य में सबसे कम है। तो देखिए, भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। कितना है? तो 1.53 करोड़ है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की संख्या जो है सबसे अधिक है। 1.53 करोड़ है, लगभग 1.5 करोड़ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है 1.05 करोड़ जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ये जो है याद रखिएगा। उसके बाद उड़ीसा आता है और उसके बाद जो है राजस्थान आता है। न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, तो वह राज्य है गोवा। गोवा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है सबसे कम है, 1.49 लाख है, यानी लगभग 1.5 लाख संख्या है गोवा में अनुसूचित जनजातियों की, ठीक है। उसके बाद जो है सिक्किम है, जहाँ पर लगभग 2 लाख जनसंख्या है अनुसूचित जनजातियों की। उसके बाद उत्तराखंड है और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश है। तो आपको यहाँ पर जो है 3 पॉइंट ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 1.5 करोड़ है। उसके बाद महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है लगभग 1 करोड़ है। और न्यूनतम में गोवा है, जहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.49 लाख है, यानी लगभग 1.5 लाख है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में जो है अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है और वो कितना है, तो 94.4%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है, तो मैंने आपको अभी बताया मध्य प्रदेश में। लेकिन वही पूछे कि किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वह राज्य हो जाता है मिजोरम। कितना परसेंटेज है, तो 94.4%, ठीक है। देश के संघीय क्षेत्रों में, संघीय क्षेत्र का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, संघीय क्षेत्रों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या दादर और नागर हवेली में है, जो कि 1.79 लाख है। मतलब पूछा जाए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो दादर और नागर हवेली। तो इससे 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। एक पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, तो वह मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वह राज्य हो जाएगा मिजोरम, जहाँ पर 94.4% है। तीसरा प्रश्न से पूछेगा कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, तो दादर और नागर हवेली में। कितना है? लगभग 1.79 लाख है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता लक्षद्वीप में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत अधिक है, तो वह हो जाएगा लक्षद्वीप। कितना है? तो 94.8%, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश से आपको 2 याद रखना है कि दादर और नागर हवेली जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है, और जो लक्षद्वीप है यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। विदित हो कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वैसे कौन से राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो है नहीं रहते हैं, निवास नहीं करते हैं। तो वह राज्य हो जाएगा हरियाणा राज्य, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, उसके बाद जो है दिल्ली जो कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, फिर चंडीगढ़ ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, और पुडुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं रहती है, जनसंख्या नहीं रहती है। और 2 राज्य है हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर भी अनुसूचित जनजाति कोई भी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है।
तो अब आइए हम ग्रामीण नगरीय वितरण को समझते हैं। यानी हम देखेंगे कि भारत में जो है कितने परसेंट लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और कितने परसेंट लोग जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो देखिए, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जो है कुल जनसंख्या में, ध्यान रखिएगा, देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या जो है 31.2% है। कितना है? 31.2% है। जबकि ग्रामीण जो है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अगर अपने हम देश की जनसंख्या को जो है टोटली 100% मान लें, तो इसे 100% में देखिए कि 31.2% जो लोग हैं वह जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो शहरी क्षेत्र में। और बच गए 68.8% लोग। तो 68.8% लोग जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे पहले कुल जनसंख्या निकाला जाता है और उस कुल जनसंख्या में देखा जाता है कि कितने परसेंट लोग जो है शहर में है और कितने परसेंट लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो हम टोटल जनसंख्या को अगर 100% मान लें तो उसमें से 31% लोग जो है शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और लगभग जो है 68% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। क्योंकि देश में दो ही तरह से लोग रह सकते हैं, एक शहर में और एक ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यह आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। उल्लेखनीय है कि 2001 में, कब? 2001 में नगरीय जनसंख्या जो है 27.8% था। ये जो आंकड़ा है ये 2011 का आंकड़ा है। लेकिन 2001 में देखा गया कि जो नगरीय जनसंख्या है, मतलब शहर में, 27.8 है और 2011 में कितना है? 31.2 है। इसका मतलब जो है 4% नगर में जनसंख्या बढ़ा है। फिर ग्रामीण जनसंख्या देखिए कि 72.2% था 2001 में, जबकि 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें जो है 68.8% है। इसका मतलब है कि 2001 में 72 था ग्रामीण जनसंख्या और 2011 में 68.8% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4% इसमें जो है घट गया। ठीक है, तो इस आंकड़ा को आप ध्यान रखिएगा कि 2001 में शहरी जनसंख्या यानी नगरीय जनसंख्या जो है 27.8 था, वही 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.2% हो गया। 2001 की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 72.2% था, वही 2011 में जो है ग्रामीण जनसंख्या 68.8% हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब आइए हम समझते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या से और शहरी जनसंख्या से जो है ऐसे प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। यानी महाराष्ट्र में जो है नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है और ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। तो इसको ध्यान रखिएगा, केवल आपको नाम याद रखना है, ये आंकड़ा आप नहीं याद रखिएगा। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वह सिक्किम है। यानी सिक्किम में जो है नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, ग्रामीण जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, वही देखिए कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर जो है नगर में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रहना पसंद करते हैं। वही न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वह लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोग रहना पसंद करते हैं, नगर में जो है जनसंख्या कम है लक्षद्वीप में। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या से आपसे दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो आपसे राज्यों से पूछा जाएगा और दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा जाएगा कि बताइए कि किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम में। किस केंद्र शासित प्रदेश में नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दिल्ली में। और फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप में। तो ये 4 प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। वही न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। सिक्किम में जो है ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है। तो ये 2 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे अधिक है और और की अपेक्षा, केंद्र शासित प्रदेशों की अपेक्षा। फिर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप हो जाएगा। तो ये तो दोनों आपको याद रखना आसान है।
ठीक है, कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य जो है दिल्ली है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य भी दिल्ली है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला भी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण में और नगरीय में दोनों में दिल्ली और लक्षद्वीप ही है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, इससे जो है डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसे पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है। तो मैंने आपको बताया था कि नागालैंड जो राज्य है वहाँ पर जनसंख्या में कमी देखने को मिला है 2001 के मुकाबले 2011 में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है। मतलब सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। बिहार में जो है न्यूनतम साक्षरता दर है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गया था। मतलब नियमित जनगणना जो है किस वर्ष से प्रारंभ हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1881। 1881 से भारत में जो है नियमित जनगणना होने लगा और प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, कब से किया गया, तो 1881 से। उसके बाद प्रश्न है कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। वही आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1881। 1881 से ही नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जो है जनगणना प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। टोटली मतलब पूरे भारत लेवल पर जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 382। मैंने आपको बताया था कि 2011 की जो जनगणना हुआ था तो उसमें भारत की जो है जनसंख्या घनत्व बताया गया था 382। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है महज 382 लोग ही निवास करते हैं भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न जो है पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बताना है कि भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बिहार राज्य है, बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना था, तो 1106 था। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है 1106 लोग रहते हैं बिहार में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो शुरू में ही मैं आपको बताया था कि आदर्श वाक्य भी 2011 की जनगणना में दिया गया, हर जनगणना में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यह आदर्श वाक्य था, मतलब हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, यही था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस में है, तो बिहार में है। और सबसे कम किस में है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है और बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप जो है शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जो भारत की कुल पॉपुलेशन है वो विश्व की कुल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
17.31%। हालांकि मैंने आपको जो है 17.5% बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है एक तो ऑप्शन दिया है 18.5%, एक ऑप्शन दिया है 19.5% और एक ऑप्शन दिया है 18.9%। तो ये तीनों नहीं हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा 17.31%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी, वह दिन है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 जुलाई। क्योंकि 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1987 में 11 जुलाई 1987 में जो है पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब हो गई थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है 11 जुलाई 1987 से प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ से भी आपको दो प्रश्न ध्यान में रखना है कि पूरे विश्व की 5 अरब जनसंख्या कब हो गई थी? तो 11 जुलाई 1987 में हुई थी। और वो भी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है।